तो चलिए, तो यहाँ से आप लोगों का ये देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। दी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 ये जारी हुई है, जिसमें लगभग 929 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। भारत के कुल एशिया रैंकिंग में अगर देखें तो भारत के कुल 128 विश्वविद्यालय शामिल हैं। कितने? 128। तो एशिया के हिसाब से देखा जाए तो भारत के सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय लिए गए हैं, 128, टॉप पर है भारत। तो संख्या के हिसाब से एशिया में शीर्ष पर है भारत, सेकंड नंबर पे जापान है और तीसरे नंबर पे तुर्की है। ठीक है, अगर एशिया में बात करें तो एशिया में शीर्ष विश्वविद्यालय जो है वो किस देश का है? चाइना का है। त्सिंग हुआ यूनिवर्सिटी, फिर पेकिंग यूनिवर्सिटी, फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये तीसरे नंबर पे है। भारत का विश्वविद्यालय कौन सा है जो है इसमें टॉप पर है? तो वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग इसकी कितनी है? 43। बस इतना याद रखना है इसमें। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2026, पवन रिपोर्ट में तो आपको याद रखना है कि पवन ऊर्जा में जो टॉप पर देश है वो कौन सा है? पहले नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे जर्मनी, चौथे पे भारत। तो भारत चौथे नंबर पे आता है पवन ऊर्जा में। ठीक है, कुल वैश्विक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी है? तो 1299 गीगावाट तक पहुंच गई है ये वैश्विक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता। आपको याद रखनी इतनी है, जो 2024 के स्तर से लगभग 14% अधिक है। तो यहाँ पर ये इन्होंने क्षमता बता रखी है कि पहले नंबर पे आपका ये चाइना है, सेकंड पे अमेरिका आता है और तीसरे नंबर पे यहाँ पे आता है जर्मनी, चौथे पे आता है भारत। ठीक है, भारत की कुल स्थापित क्षमता कितनी है ये आपको याद रखनी है। कितनी है? तो 56.81 गीगावाट। ठीक है, यहाँ देखो ये 56.81 गीगावाट। कब तक? 31 मई 2026 तक इन्होंने कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता बताई है, इतनी है। नेक्स्ट देखो, भारत विश्व में कुल नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में, अब नवीनीकरण ऊर्जा में सब आ जाएगा आपका, सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बहुत सारी नवीनीकरण ऊर्जा ही तो है ये। तो नवीनीकरण ऊर्जा में की क्षमता, स्थापित क्षमता के बारे में बात करें तो भारत कौन से नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे। लेकिन अगर पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता की बात करें तो पवन ऊर्जा में भारत कौन से नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे। अगर सोलर एनर्जी की ही बात करें तो सोलर एनर्जी जो है इसकी स्थापित क्षमता में भारत कौन से नंबर पे आ रहा है? भारत आ रहा है यहाँ पे तीसरे नंबर पर। सोलर एनर्जी में भारत तीसरे नंबर पे आ रहा है। सोलर एनर्जी में पहले नंबर पे कौन है? चाइना, सेकंड पे कौन है? अमेरिका। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा की बात करें तो पहले नंबर पे कौन है? चाइना, सेकंड पे कौन है? अमेरिका। तो नवीनीकरण ऊर्जा की बात भी कर ली हम लोगों ने, यहाँ पे सोलर एनर्जी की बात भी कर ली है। ठीक है, पवन ऊर्जा की भी बात कर ली है। ठीक, अब बात करते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025 कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये जारी करता है ये रिपोर्ट। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2025 जारी कब हुई ये रिपोर्ट? ये अप्रैल 2026 में जारी हुई है। ठीक है, तो इसमें 167 देशों को शामिल किया गया है। देशों और क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन कर रहे हैं ये। ठीक है, किस देश में कितना प्रभावी लोकतंत्र है ये रिपोर्ट बताती है। तो यहाँ देखो, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लोकतंत्र सूचकांक 2025 में शीर्ष 5 लोकतांत्रिक देश जो पूर्णतः लोकतंत्र है यहाँ पर कौन सा है? नॉर्वे। पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे कौन है? न्यूजीलैंड। तीसरे पे कौन है? डेनमार्क। ठीक है, तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। ठीक है, चौथे पे आइसलैंड आता है। नॉर्वे जो है लगातार 2010 से लगातार 16वें वर्ष टॉप पर है, 16वें वर्ष। ठीक है, लगातार 16वें वर्ष टॉप पर है।
अगर हम बात यहाँ पे करें सबसे निचली रैंक किसको मिली है, सबसे निचली जो रैंक मिली है वो है 167 अफगानिस्तान। ठीक है, और सेकंड लास्ट कौन सा है, म्यांमार। ठीक है, तो अफगानिस्तान और म्यांमार। भारत की बात करते हैं तो भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक यहाँ पर है 47। ठीक है, भारत यहाँ 47 नंबर पे आता है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में आता है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में। और इससे पहले 2024 में भारत 41 नंबर पे था। तो रैंक कैसी है, रैंक में सुधार हुआ है या रैंक खराब और हो गई है, तो यहाँ पर खराब हो गई। देखो 41 थी पहले, 47 पर पहुँच गए हैं, स्कोर 6.96। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसको चाहो तो पढ़ लेना, ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंधित ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी करता है, तो ये याद रखना, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है ये। और 14वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है ये, कौन से नंबर का, 14वें नंबर का। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2026 में 5 देश, अब टॉप पर कौन कौन से ये देख लो। पहले नंबर पे अमेरिका, सेकंड नंबर पे यूके, तीसरे पे फ्रांस। 3 याद रख लो, बहुत है। ठीक है, तो अमेरिका हो गया पहले नंबर पे, सेकंड पे कौन हो जाएगा, यूके, और तीसरे पे कौन हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, तो अपनी किताब में जो भी आप टिक लगा रहे हो, जो हाईलाइट कर रहे हो अपनी किताब में, दृष्टि में, भले ही लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर भी अपने यहाँ किनारे खुद से लिखा करो, पेन चलाया करो उसको। ठीक है, याद हो जाती चीज़ें। यहाँ देखो, इस सूचकांक में 55 देशों की सूची में भारत कौन से नंबर पे, 43। भारत 43 नंबर पे है। लेकिन इससे पहले भारत की रैंक क्या थी, भारत इससे पहले भी 43 नंबर पर ही था 25 में, यहाँ पर भी देखो 43 नंबर पर ही है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट, इसको चाहो तो पढ़ लेना, मैंने इसे छोड़ा है। अगला, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो 163 देशों को लिया गया है टोटल, और यहाँ पर आतंकवाद के प्रभाव का मूल्यांकन करती है ये रिपोर्ट कि किस देश में आतंकवाद का कितना प्रभाव है, कौन से कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं आतंकवाद से। तो यहाँ देखो, सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस कौन जारी कर रहा है, आईईपी। आईईपी रिपोर्ट जारी कर रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है पाकिस्तान। वैसे भी हम लोग खुद परेशान रहते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बताया गया है यहाँ पे। बुर्किना फासो अफ्रीका में पड़ता है, नाइजर तीसरे नंबर पे आता है। तो आप यहाँ पे 3 याद रख सकते हो, पाकिस्तान, बुर्किना फासो, नाइजर। ठीक है, पाकिस्तान पहली बार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में पहले नंबर पे है। यहाँ पर अगर बात करें दक्षिण एशिया क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण एशिया वर्ष 2016 से लगातार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है। अगर क्षेत्र की बात करें तो आप बताओगे दक्षिण एशिया। देश की बात करें सबसे ज़्यादा प्रभावित देश तो आप बताओगे पाकिस्तान। ठीक है, इस सूचकांक में वर्ष 2025 के लिए भारत का स्थान 13वां। भारत कौन से नंबर पे, 13वां, और इससे पहले भारत 14वें नंबर पे था। ठीक है, नेक्स्ट, अब आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेलमिंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप और संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा साझेदारी से प्रकाशित हुआ है ये। और ये बताता है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुशहाल है, कौन सा दुखी है, कौन सा खुशहाल है। ठीक है, तो
14वां संस्करण है ये। 147 देशों को शामिल किया गया है। इस वर्ष की रिपोर्ट का जो केंद्रीय विषय है, थीम है, खुशहाली और सोशल मीडिया। इसका याद रखना, थीम क्या है? खुशहाली और सोशल मीडिया। इस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष, कौन से वर्ष? 9वें वर्ष, 9वें वर्ष फिनलैंड लगातार जो है खुशहाल बना हुआ है। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें लगातार नॉर्वे 16वें वर्ष, आई थिंक 16वां ही था ना, कौन सी रिपोर्ट थी वो? फ्रीडम। प्रेस, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। गुड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर नॉर्वे लगातार 9वें वर्ष खुशहाल देश बना हुआ है और अफगानिस्तान लगातार निचले पायदान पर बना हुआ है। ठीक है, फिनलैंड यहाँ पर पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे आइसलैंड, तो फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। ठीक है, पहले आई थिंक आपको याद हो, मैंने पिछली रिपोर्ट में पढ़ाया था, डी ऊपर था, FDI करके पढ़ाया था, डी ऊपर था, आई नीचे था। तो फिनलैंड और डेनमार्क और आइसलैंड था FDI। मैंने बोला था, याद कराया था कि FDI आएगी तो खुशहाल हो गए ऐसे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, FID हो गया। तो पहले नंबर पे फिनलैंड, फिर आ गया क्या? आइसलैंड, फिर से थर्ड नंबर पे डेनमार्क। ठीक है, चौथे पे कोस्टा रिका। विश्व के 5 सबसे दुखी देश, सबसे ज़्यादा दुखी हैं ये। अफगानिस्तान 147 नंबर पे, सियरा लियोन 146 नंबर पे। यहाँ देखो, भारत 4.5 4.536 4.5 स्कोर के साथ जो है 116वें नंबर पे है भारत, 116वें नंबर पे। पिछली रैंक भारत की 118 थी, अब 116वें नंबर पे। मतलब खुशहाली में थोड़ा बहुत हम लोग हो रहे हैं खुश, 116वें नंबर पे आ गए हैं 118 से, 2 पॉइंट ज़्यादा खुश हो गए, 116वें नंबर पे आ गए। और विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है पुर्तगाल में, विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन। कारकावेलोस कैस्काइस, कारकावेलोस कैस्काइस कहाँ पड़ता? पुर्तगाल में हुआ है। ये 8वां संस्करण था। इसकी थीम जो है वो काइंडनेस फॉर ए हैप्पियर लाइफ, काइंडनेस फॉर ए हैप्पियर लाइफ इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की गई है, 16वां संस्करण है ये। और 2026 की इस रैंकिंग में कुछ कैटेगरी हैं, जैसे कि कला और मानविकी श्रेणी है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है, जीव विज्ञान और मेडिसिन है, ये बताया था आप लोगों को। तो कला और मानविकी में आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को रखो, UK। फिर सेकंड नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK की तीसरे नंबर पे। इसमें कला और मानविकी में इंडिया का कौन सा संस्थान है? तो भारतीय संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय जो है 231 नंबर पे है। इंजीनियरिंग में MIT आता है, MIT अमेरिका का। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की सेकंड नंबर पे है। लेकिन अपने इंडिया का कौन है? तो IIT दिल्ली है इंडिया की, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 36 नंबर पे आता है। जीव विज्ञान और मेडिसिन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कला में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड पे आ रही है यहाँ पे, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जीव विज्ञान और मेडिसिन में पहले नंबर पे है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सेकंड पे आ रही। ठीक है, अगर बात करें भारत का कौन सा संस्थान है जो जीव विज्ञान और मेडिसिन में टॉप पर है, तो भारतीय संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स नई दिल्ली। एम्स को बताओगे 217 रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट।
एक मिनट। चलिए नेक्स्ट देखो। तो यहाँ देखो, सिप्री की एक रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ सिप्री। इसमें बताया गया है कि हथियारों के मामले में हथियारों का निर्यात और हथियारों का आयातक देश कौन सा है, इंडिया सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है, तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। देखो, सिफरी फैक्ट शीट के अनुसार 21 से 25 की अवधि में, ये 5 साल का पूरा इन्होंने रिकॉर्ड लिया है, विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश, सबसे ज़्यादा शस्त्रों का, हथियारों का निर्यात कौन करता है, बेचता कौन है, अमेरिका। सेकंड पे फ्रांस, तीसरे पे रशिया, चौथे पे जर्मनी, पाँचवें पे चाइना। मतलब इन 5 में तो अपना इंडिया है ही नहीं अब। ठीक है, तो ये निर्यातक देश हैं जो निर्यात करते हैं हथियारों का। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसी अवधि में 21 से 25 की अवधि में शीर्ष 5 शस्त्र आयातक देश कौन खरीदता है सबसे ज़्यादा हथियार। तो आपको पता है, पहले नंबर पे यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा था, यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं। सेकंड नंबर पे अपना इंडिया आता है आयातक में। तीसरे नंबर पे सऊदी अरब आया है, चौथे पे कतर आया है। अब इंडिया एक्चुअल में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है ना धीरे धीरे, तो हथियार अब खुद ही बना रहे हैं हम लोग, अब नहीं ले रहे किसी से। तो इसीलिए धीरे धीरे अब कम हो रहा है कि हम लोग अब किसी दूसरे देश से आयात नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखो, 16 से 20 की तुलना में वर्ष 21 से 25 की तुलना करें तो भारत द्वारा शस्त्र आयातकों में 4% की कमी आई है। बहुत बड़ी बात है, 4% की कमी की है हम लोगों ने। और 21 से 25 की अवधि में भारत के शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता, मतलब भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीद रहा, सबसे ज़्यादा हम लोग भारत हथियार खरीदते हैं रशिया से। क्योंकि रशिया की खास बात है, रशिया हमें हथियार तो दे ही देता है, साथ में टेक्नोलॉजी भी दे देता, तो रशिया से हम लोग ज़्यादा लेते हैं। 40% के लिए उत्तरदायी है रशिया। सेकंड नंबर पे जो है फ्रांस है। तीसरे नंबर पे कौन है, इजराइल। ठीक है, तीसरे पे इजराइल आता है। तो कुल मिलाकर हम लोग हथियार किससे खरीद रहे हैं, इन्हीं देशों से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इनका रखना रशिया, फ्रांस, इजराइल। जैसे अब राफेल वगैरह खरीदा था किससे, फ्रांस ही तो खरीदा था राफेल। दोबारा से भी हम लोगों ने राफेल मंगाए थे फ्रांस से। यहाँ देखो, भारत पैक्स सिल्का गठबंधन में शामिल है। एक संगठन, एक ऐसा संगठन है, एआई इम्पैक्ट समिट जो हुआ था, आपको पता है एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पर हुआ है, ये पढ़ाया था मैंने, कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली लिखा देखो, ये कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था एआई इम्पैक्ट समिट। तो यहाँ पर भारत ने पैक्स सिल्का घोषणा पर हस्ताक्षर किए, और साथ ही भारत अमेरिका एआई अवसर साझेदारी के संयुक्त वक्तव्य को भी जारी किया गया। मोटिव क्या है, ये जो संगठन एक तकनीकी और रणनीतिक गठबंधन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कुल मिलाकर जो कंप्यूटर है या जो एआई टूल्स का निर्माण कर रहे हैं, विभिन्न जो एआई चिप्स का निर्माण कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए चिप्स का निर्माण कर रहे हैं, तो चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए, कि चाइना पे निर्भरता कम हो। ठीक है, इसीलिए एक गठबंधन बना है, और उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, प्रमुख खनिजों और उन्नत कंप्यूटरिंग के लिए एक सुरक्षित, लचीली और नवाचार संचालन आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना। ठीक है, तो भारत जो है वो पैक्स सिल्का का 10वां हस्ताक्षरकर्ता बना है, 10वां हस्ताक्षरकर्ता देश बना है भारत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखो, अब बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम की। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है ये, और 1995 से प्रकाशित होती चली आ रही है।
यहाँ देखो 9 मार्च 2026 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2026 जारी की गई ये रिपोर्ट मार्च में, जिसमें ये 4 देश हैं जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र घोषित बताए गए हैं। पहले नंबर पे है सिंगापुर, सेकंड नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड, तीसरे पर है आयरलैंड और चौथे पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पहले पे क्या बताओगे? सिंगापुर। और आपको पता ही है कि भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आती है? बताओ बताओ, पढ़ा चुके हैं ये चीज़। भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत में सबसे ज़्यादा किस देश से आता है? सिंगापुर। सिंगापुर। ये तो पढ़ाया था, सिंगापुर। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप पर भी कौन है? सिंगापुर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। सेकंड पे कौन है? स्विट्ज़रलैंड। तीसरे पे कौन है? आयरलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया। इन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 80 स्कोर या 80 से अधिक अगर स्कोर है तो उनको शामिल किया जाता है इसी में। यहाँ देखो, सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 52.5 स्कोर के साथ मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में रखा है और 132 स्थान मिला है। 132। ठीक है, तो 2026 में भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर भारत की जो पिछली रैंक देखी जाए तो भारत की पिछली रैंक थी 128। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या देखने को मिल रहा है? कैसी होगी रैंक? खराब है, अच्छी? भाई ऑब्वियस सी बात है, लास्ट रैंक 128 थी, अब रैंक हो गई 132, तो रैंक तो खराब हो गई ना। इस सूची में सबसे नीचे उत्तरी कोरिया है, 176 नंबर पे है। दमित अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया है इसको। किसको? उत्तरी कोरिया को, नॉर्थ कोरिया। अब बात करते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स क्या है? यहाँ देखो, मैंने यहाँ बताया है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यह मापता है कि दुनिया भर के देश डिजिटल तकनीकी का उपयोग करने, उन्हें अपनाने और उनसे लाभ उठाने के लिए कितने तैयार हैं। यह रिपोर्ट यह देखती है कि कोई देश टेक्नोलॉजी, उनके नियम, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट बताती है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। अब इस रिपोर्ट का ये 7वां संस्करण था। ठीक है, विषय क्या है? एआई गवर्नेंस इन ए ग्लोबल कंटेस्ट, पॉलिसी एंड रेगुलरिटी अप्रोचेस। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया। इस सूचकांक में विश्व की सर्वाधिक नेटवर्क तत्पर अर्थव्यवस्था में अमेरिका पहले नंबर पे आ रहा। देखो, तो यहाँ पर अगर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की बात करें तो पहले नंबर पे आप अमेरिका को रखोगे और सेकंड नंबर पे आप रखोगे फिनलैंड को, तीसरे नंबर पे आप रखोगे किसको? सिंगापुर को। भारत की बात करें तो भारत कौन से नंबर पे आ रहा? 45वें नंबर पे, 45 नंबर पे भारत आ रहा है। ठीक है, तो अमेरिका, फिर फिनलैंड, फिर सिंगापुर। नेक्स्ट, यहाँ देखो, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट जारी की है। और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार अब आपसी सहयोग से हटकर प्रतिस्पर्धा के युग में प्रवेश कर चुकी है दुनिया। 21वां संस्करण है। प्रतिस्पर्धा का युग विषय है, प्रतिस्पर्धा का युग। ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन का माहौल है, कंपटीशन का टाइम है। आज की दुनिया में, आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। यह रिपोर्ट वैश्विक जोखिम को 3 समय सीमाओं में विभाजित करता है। कैसे? देखो, वर्तमान 3 कैटेगरी बांटी इन्होंने। वर्तमान है, अल्पकालिक है और दीर्घकालिक है। और इन कैटेगरीज में ही बताया गया है कि किस कैटेगरी में कौन सा जोखिम सबसे ज़्यादा, कौन से जोखिम को रखा गया है, किस में?
वर्तमान में किस जोखिम को रखा गया है, या अल्पकालिक रूप से किस जोखिम को रखा गया है, या दीर्घकालिक में हम किस जोखिम को मान के चल रहे हैं कि ये जोखिम हो सकता है दुनिया के लिए। दुनिया के लिए ये चीज़ संकट में हो सकती है। जैसे भू आर्थिक टकराव 2026 के लिए, भू आर्थिक टकराव कि आपस में देश लड़ रहे हैं, ठीक है। भू आर्थिक टकराव को दुनिया का सबसे निकट तत्कालिक जोखिम माना जा रहा है 2026 में। तत्कालिक की बात कर रहे हैं अभी, वर्तमान की। तो वही कैटेगरी है, 3 कैटेगरी बांटी, तो पहले नंबर पे यही भू आर्थिक टकराव की बात होगी। अगर हम अल्पकालिक जोखिम की बात करें, अगले 2 सालों में 2028 तक, अगले 2 सालों में 2028 तक जो है अल्पकालिक जोखिम की बात करें, तो 28 तक के लिए भू आर्थिक टकराव शीर्ष पर है। 28 तक के लिए भी अल्पकालिक जोखिम में भी आप देखोगे भू आर्थिक टकराव ही शीर्ष पर रहेगा। और दूसरे नंबर पे कौन सा जोखिम रहेगा? दूसरे नंबर पे रहेगा सूचना और दुष्प्रचार। सूचना और दुष्प्रचार की सूचना तो बहुत होंगी, लेकिन हमें ये समझ नहीं आएगा कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी गलत है। तो गलत सूचना का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा रहेगा। सेकंड नंबर पे जोखिम ये हो गया, क्योंकि आज भी अभी भी पता नहीं चलता। एआई का दौर है, बहुत ज़्यादा एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है हर जगह। नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी गलत है। कोई भ्रामक सूचनाएं बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही। आजकल तो न्यूज़ चैनल वाले एक न्यूज़ और चलाते हैं, एनकाउंटर न्यूज़, या कौन सी न्यूज़ सही है कौन सी गलत है वो भी चलाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, दीर्घकालिक आकलन में पर्यावरणीय जोखिम शीर्ष पर है। पर्यावरणीय जोखिम शीर्ष पर है। दीर्घकालिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो अल्पकालिक की बात हो गई, अब दीर्घकालिक की बात कर रहे हैं, वो 10 वर्ष 2036 तक। अब दीर्घकालिक जोखिम कौन सा रहेगा? विशेषकर चरम मौसमी घटनाएं, क्योंकि आपको पता है कि पर्यावरण में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं बरसात, कहीं कुछ बिन मौसम बारिश हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, इस तरह की मौसमी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बाढ़ आ रही है, चरम मौसमी घटनाएं, जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। सेकंड नंबर पे जैव विविधता को नुकसान, ठीक है। पृथ्वी प्रणालियों में गंभीर परिवर्तन। दीर्घकालिक जोखिमों में चौथे नंबर पे जो रखा गया है, दीर्घकालिक जोखिम में यहाँ पर 2036 तक, तो दीर्घकालिक जोखिम में चौथे नंबर पे किसको रखा गया है? 4th नंबर पे रखा है इन्होंने एआई को। नहीं, चौथे नंबर पे एआई नहीं, चौथे नंबर पे वो है गलत सूचना और दुष्प्रचार। 5 में पे एआई रखा गया है, ठीक है। यहाँ 5 में कर लो, तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर हम 5वें नंबर पर रखते हैं एआई को। 5वें स्थान पर एआई प्रतिकूलित परिणाम, क्योंकि एआई अब हर जगह तो चल रहा है, लेकिन एआई के प्रतिकूल परिणाम भी देखने को मिलेंगे ना। अब भाई किसी चीज़ का फ़ायदा है तो किसी चीज़ का नुकसान भी तो होगा, तो यहाँ पर नुकसान भी, कंसिक्वेंसेस देखने को भी मिलेंगे एआई के, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया। तो 5वें नंबर पर एआई हो गया। एआई के प्रतिकूल परिणाम का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जोखिम माना गया है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ बताई गई? सबसे ज़्यादा जो समस्या मिलेगी देखने को एआई के द्वारा, वो मिलेगी डीप फेक। वो विशेष समस्या का क्षेत्र बताया गया, डीप फेक। अब देखो, डीप फेक वीडियोज बन जाते हैं, फ़ोटोज़ बन जाती हैं, डीप फेक समझ में नहीं आता कि वास्तव में सही है या नहीं है, ठीक है। अगला देखो, अगला है महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26। तो महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 25-26 वैश्विक स्तर पर महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और स्थिति का महत्वपूर्ण मापदंड है। ये रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए, सुरक्षा के लिए, महिलाओं की स्थिति के लिए कौन सा देश किस तरीके से काम कर रहा है। और ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 साल में जारी होती है। यहाँ देखो, 5वां संस्करण है ये। 181 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। 3 डायमेंशंस हैं। कौन कौन से डायमेंशंस हैं? इंक्लूजन, जस्टिस न्याय, सिक्योरिटी सुरक्षा। 13 मापदंडों और संकेतकों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी होती है। और इस रिपोर्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेनमार्क लगातार दूसरी बार महिलाओं के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना हुआ है। महिलाओं के लिए सबसे नंबर 1 पर देश जो बना है वो डेनमार्क। यहाँ पर ये सारे जो डायमेंशंस हैं वो कवर कर रहा है डेनमार्क। सेकंड नंबर पे आइसलैंड आता है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आता है नॉर्वे,
और स्वीडन कंबाइन रूप से तीसरे नंबर पे आ रहा है, नॉर्वे और स्वीडन। तो अब 2 याद रख लो, डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है। संघर्ष और अस्थिरता से गंभीर रूप से प्रभावित अफगानिस्तान, अफगानिस्तान लास्ट पर ही है, 181 नंबर पे है, 181 नंबर पे। 81 देश लिए गए और 181 देश, 181वां देश जो है वो अफगानिस्तान ही है। जो महिलाओं के लिए सबसे खराब देश है, सबसे खराब देश कौन सा है महिलाओं के लिए? अफगानिस्तान। और सेकंड लास्ट कौन सा है? यमन, 180 नंबर पे। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति बताई गई है यहाँ पर 0.60 स्कोर के साथ 131वें नंबर पे है भारत। समझ गए। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025। कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है भ्रष्टाचार सूचकांक। 1995 से कंटिन्यू जारी होता रहा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 जारी किया गया और प्रतिवर्ष जारी होने वाली इस रिपोर्ट का 31वां संस्करण था ये, 31वें नंबर का। डेनमार्क को इस सूचकांक में लगातार 8वें वर्ष, याद रखना अभी बहुत सारे इंडेक्स हम लोगों ने पढ़े हैं जिसमें 8वें वर्ष, 16वें वर्ष, 9वें वर्ष पूछेगा, स्टेटमेंट बना के पूछेगा वो, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कंफ्यूज होगे कि कौन सा देश 8वें वर्ष या 16वें वर्ष लगातार टॉप पर आया हुआ है। ठीक है। तो एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाने में वहीं से मज़ा आता है जहाँ से आप गलतियाँ करोगे, और गलतियाँ यहीं से करोगे आप लोग, तो इसलिए ध्यान से समझना। तो यहाँ पर 8वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है भारत, 39 अंकों के साथ 91वें स्थान पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भ्रष्टाचार में भारत कौन से नंबर पे है? 91 नंबर पर है। 9 और जोड़ दियो तो फिर शतक लग जाएगा। 91 नंबर पे है 39 अंकों के साथ, 39। ठीक है। भारत के साथ अल्बानिया और मालदीव, मोरक्को, ट्यूनीशिया 39 अंकों के साथ संयुक्त रूप से 91 नंबर पे आते हैं। अब ये चीज़ बात और याद रखना कि भारत के साथ कितने देश और शामिल हो गए? अल्बानिया, मालदीव, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ये सब भारत के साथ शामिल हैं। ठीक है। और यहाँ पर पिछली रैंक भारत की 96 थी। ठीक है। पिछली रैंक जो भारत की थी वो 96 थी, भारत अब 91 पे आ रहा, 91 पे आ गया है। ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पे अगर बात करें तो क्या बताओगे कि भारत की जो ये भ्रष्टाचार की रिपोर्ट है इसमें सुधार हुआ है या रिपोर्ट खराब हुई है? सुधार हुआ है सर। सुधार हुआ है, मतलब भ्रष्टाचार कम हो रहा है लग रहा, ये बता रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है। पेपर में हाँ। नेक्स्ट देखो, सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश कौन से हैं? डेनमार्क, हाँ, फिनलैंड, सिंगापुर। तो यहाँ पर कम भ्रष्टाचार है डेनमार्क में, फिनलैंड में, सिंगापुर में। ठीक है। और सबसे जो लास्ट आता है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाले देशों में ये 181 देश थे और 181 नंबर पर ये दक्षिणी सूडान। ठीक है। सूडान से कटकर एक देश बना था, अफ्रीकन कंट्री आप पढ़ोगे तो सूडान से कटकर एक देश बना था दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। तो साउथ सूडान यहाँ पर, और सोमालिया, सोमालिया सेकंड लास्ट। ठीक है। तो आप दोनों को याद रखना। अगला देखो, अगला है न्यू स्टार्ट संधि। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, ये क्या है? न्यू स्टार्ट संधि तो अमेरिका और रशिया के बीच में रणनीतिक परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली एक संधि है कि भाई दोनों दोनों देश, पहले क्या था कि दोनों देश अपने अपने जो परमाणु हथियार उनको सीमित करेंगे। ठीक है। और ये संधि जो है जिसका नाम है न्यू स्टार्ट, बस आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस न्यू स्टार्ट संधि का संबंध किन किन देशों से है, इस तरह से कर क्वेश्चन बनाए तो आप बता सकते हो कि अमेरिका और रशिया से संबंधित है। ठीक है। और दोनों, अब ये न्यू स्टार्ट संधि जो है वो समाप्त हो गई है, आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है। यहाँ देखो, न्यू स्टार्ट संधि की अंतिम विस्तारित अवधि 5 फरवरी 2026 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है। ठीक है। तो अब ये बात खत्म हो गई न्यू स्टार्ट संधि के बारे में, बस इतना ही बातें याद रखना।
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का गठन चाहो तो पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे तो मैंने इसे स्किप किया है। चलो यहाँ पे आ जाओ आप। हाँ, गाजा वाला जो पोर्शन है वो मैपिंग सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। इजराइल वाला पोर्शन ये मैपिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा से। यहाँ देखो, संयुक्त राष्ट्र की उच्च महासागर संधि महासागरों के पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य को बनाए रखने और उनकी विशाल जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की उच्च महासागर संधि एक ऐतिहासिक वैश्विक उपलब्धि है। तो बताओ मुझे, पहला क्वेश्चन एनवायरनमेंट से संबंधित है। सबसे स्थायी पारितंत्र कौन सा है? ऑक्सीजन सर। ओशियन ही तो है। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे देखो, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से मतलब ये है क्या? संयुक्त राष्ट्र की उच्च महासागर संधि ये एक्चुअल में ये है कि देखो, आपको पता है कि हर देश की अपनी वाटर बॉडीज़ है, मतलब समुद्री सीमा है हर देश की, कि भाई इतनी सीमा के अंदर आप जो है अपनी जैव विविधता को संरक्षित करो, इतनी सीमा के अंदर आप जो है यहाँ के जो मिनरल्स हैं, जो खनिज संसाधन है, उनका दोहन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे, मतलब जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं आता किसी देश के, तो वहाँ की जैव विविधता समझौते के रूप में जाना जाता है। ये जो संधि हुई है BBNJ, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, तो जो बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं क्षेत्र। ठीक है, यह संधि उन समुद्री क्षेत्रों के लिए नियम निर्धारित करती है जो किसी भी देश की समुद्री सीमा से बाहर होते हैं। ये समझ गए? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। संयुक्त राष्ट्र की उच्च महासागर संधि को 19 जून 2023 को न्यूयॉर्क में अपनाया गया था। तो ये न्यूयॉर्क में इसको अपनाया गया था, उच्च महासागर संधि को। ठीक है, इस अवधि में कुल 145 हस्ताक्षरकर्ता बने हैं इसके। और यहाँ देखो, अनक्लोज के तहत समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है ये अनक्लोज। इसके तहत एक विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये संधि जो लागू की गई है, ये अनक्लोज के तहत एक विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये जिसने साइन करे हैं इनको लागू करना पड़ेगा। अनक्लोज क्या है? अनक्लोज का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, याद रखना। अनक्लोज यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्रों और महासागरों पर देशों के अधिकार जिम्मेदारियों को तय करता है। कौन? अनक्लोज। अभी अनक्लोज की बात कर रहे हैं। जैसे कि नेविगेशन, समुद्री संसाधनों का उपयोग, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा। ठीक है, तो ये जो इसमें शामिल होंगे अनक्लोज में, वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं, तीसरा सबसे गर्म वर्ष। अब ये न्यूज़ आप लोगों ने बहुत टाइम से सुनी होगी। जब 2024 चल रहा था तब बोला जा रहा था कि 2023 बहुत ज़्यादा गर्म है। 23 चल रहा था, 2022 बोला जा रहा था बहुत ज़्यादा गर्म है। 2026 चल रहा है तो 2025 बोला जा रहा है गर्म है। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना रख लो कि उन्होंने बोला है 2025 तीसरा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। और 2025 अंटार्कटिका के इतिहास का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है। ठीक है, गर्म चीज़ों से दूर रहो, क्वेश्चन वैसे बनते नहीं यहाँ से। अगला, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से हटने की अमेरिका की नीति। अमेरिका बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनसे बाहर हुआ है। एक्चुअल में पहली बार जब ये ट्रंप की सरकार बनी थी तो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर होने की घोषणा कर दी थी ट्रंप ने। फिर उसके बाद राष्ट्रपति चेंज हो गए, फिर उन्होंने दोबारा से शामिल हो गए थे संगठनों में। जो भी उन्होंने ट्रंप ने जो डिसीजन लिए थे उनको पलट दिया था। अब ट्रंप दोबारा से बन गए। अब ट्रंप का ये आखिरी कार्यकाल समझ लो, क्योंकि आपको पता ही है कि अमेरिका में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसके बाद बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने फिर से वही हरकत की और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से हटने की अमेरिका की नीति। अमेरिका विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हट रहा है।
किस पॉलिसी के तहत? अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत कि वो अमेरिकी फर्स्ट। इस पॉलिसी के तहत अमेरिका हर मोस्टली देखो यहाँ देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मंचों से दूरी बढ़ाते हुए 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन निकाय, जिनमें यूएन से संबंधित, गैर यूएन से दोनों शामिल है, यूएन से संबंधित भी हैं और गैर यूएन से संबंधित भी है, हटने का निर्देश दिया है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण के तहत पीछे हटने का हिस्सा माना जा रहा है। ठीक है, बाकी बहुत सारी कहानी है, मेरे ख्याल से इसको तो हम काट ही देते हैं, दिमाग पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, हटाओ इसको। अगला देखो, जलवायु जोखिम सूचकांक 2026। तो जलवायु जोखिम सूचकांक, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा टूल है जो चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? जलवायु जोखिम सूचकांक ये रिपोर्ट जारी करता है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच जलवायु जोखिम सूचकांक इन्होंने प्रकाशित की है। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, ये देखो। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1995 से 2024 तक की 30 वर्षीय अवधि में जो चरम मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत 9वें नंबर पर आता है। भारत कौन से नंबर पे आ रहा है? 9वें नंबर पे। तो भाई इसी हाँ ठीक है, और अगर बात करें कि 2026 में, 26 के अनुसार 2024 में, अब 26 में रिपोर्ट ये जारी हुई है, तो 2024 में बोल रहे हैं कि 24 में चरम मौसमी घटनाओं से शीर्ष सर्वाधिक 10 देश प्रभावित देश कौन से हैं? तो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सबसे टॉप पर है। चरम मौसमी घटनाओं से प्रभावित देश कौन सा है? सेंट विंसेंट। ठीक है, सेंट विंसेंट कहाँ पड़ता है? ये कैरिबियन कंट्री है ये। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका मैप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका में कैरिबियन सागर में आपको कैरिबियन सागर में आपको कई सारे देश मिलेंगे, जिनमें आपका क्यूबा, जमैका, हैथी, डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंट जॉर्ज, पोर्टो रिको, इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। इन सबको कंबाइन रूप से बोलते हैं क्या? वेस्ट इंडीज़ या कैरिबियन कंट्रीज बोलते हैं। तो कैरिबियन कंट्रीज में ये शामिल है, ये सेंट विंसेंट की राजधानी पूछ ले तो क्या बताओगे? किंग्स डाउन। देखो राजधानी पूछता है, पीसीएस में ट्रेंड रहा है कि ये राजधानी पूछता है, लेकिन वो राजधानी पूछेगा जो आपको पता ना हो, बहुत टफ टाइप की, या जो न्यूज़ में रही हो, इस तरीके से पूछता है। जैसे किंग्स टाउन पूछ ले, या सियरा लियोन की एक बार पूछी थी फ्री टाउन, है ना। एक बार गुयाना की पूछी थी, गुयाना की क्या है? गुयाना की क्या है बताओ? जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन, ये किंग्स टाउन, एक फ्री टाउन किसकी? ब्रिज टाउन है, बारबाडोस। एक हाँ, बारबाडोज की ब्रिज टाउन। देख रहे हो, एक जैसी टाउन टाउन लगे हो तो उनकी राजधानियों को थोड़ा ध्यान रखो। बारबाडोज की है ब्रिज टाउन, बारबाडोज की ब्रिज टाउन। फ्री टाउन है सियरा लियोन की। ठीक है, गुड। यहाँ देखो, ग्रेनेडा, ग्रेनेडा और चाड। तो ग्रेनेडा की क्या है राजधानी? सेंट जॉर्जेस। सेंट जॉर्जेस, नहीं, सेंट जॉर्जेस नहीं है, नहीं ठीक है, सेंट जॉर्जेस ही है, सेंट जॉर्जेस। और चाड की क्या है? चाड की है नज़ामिना। ठीक है, नज़ामिना जो है इसकी चाड की राजधानी है। तो इनकी कुछ राजधानियाँ याद रखो, इसलिए मैंने ये राजधानियाँ लिखी हैं, इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी। और 1995 से 24 तक 10 सर्वाधिक प्रभावित देश, डोमिनिका, म्यांमार। ठीक है, डोमिनिका और म्यांमार ये प्रभावित देश है। ठीक है, और भारत कौन से नंबर पे आ रहा है? भारत 9वें नंबर पे आता है। ठीक है, और अभी लेटेस्ट की अगर कुछ, ये तो 1995 से 24 तक की बात है, लेकिन अभी रिसेंटली की बात करें 26 की रिपोर्ट के साथ 24 में, केवल 24 की बात करें तो सेंट विंसेंट, ग्रेनेडा और चाड, ये बताओगे। समझ गए? ये मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, सब लोग? क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? ठीक है,
अब ग्लोबल एआई वाइब्रेसी टूल 2025। अब ये क्या है? ये एक टूल है जिसे बनाया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एआई इंडेक्स के अंतर्गत विकसित किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई इंडेक्स के अंतर्गत इसे विकसित किया गया है, ग्लोबल एआई वाइब्रेसी टूल। और ये बताता है कि देशों की एआई तैयारी को मापता है कि किस देश की एआई तैयारी कितनी है। एआई की तैयारी को मेज़र कर रहा है ये ग्लोबल एआई वाइब्रेसी टूल। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत तीसरा स्थान प्राप्त किया है भारत ने। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना। ठीक है, तो पहले नंबर पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना, तीसरे पे भारत। ठीक है, याद रखना। भारत सरकार ने एआई इकोसिस्टम को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाने के लिए 2024 में लगभग 10,372 करोड़ रुपए बजट के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है। तो भारत सरकार इस पे पैसा खर्च कर रही है। ये इकोसिस्टम को बनाने के लिए इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया 2024 में, लगभग 10,372 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर, डेटा, स्वदेशी मॉडल, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, सुरक्षित नैतिक एआई को बढ़ावा देना। नैतिक एआई को बढ़ावा देना, एआई का ऐसी जगह इस्तेमाल ना करना जहां अनैतिक हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो एआई को बढ़ावा देकर समावेशी और जिम्मेदार विकास को सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला देखो। एक घटना ये है, वेनेजुएला में अमेरिका ने सैन्य हस्तक्षेप किया है। तो वेनेजुएला ने कहा है कि हमारी संप्रभुता का हनन हुआ है, अमेरिका ने इंटरफेयर किया उनकी कंट्री में। ठीक है, तो 2025 के अंत तक अमेरिकी तटरक्षक बल और नौसेना ने ऑपरेशन चलाया, साउदर्न स्पीयर ऑपरेशन चलाया, और वेनेजुएला का जो तेल ले जा रहे कई टैंक थे उन्होंने जब्त कर लिए अमेरिका ने, और व्यवहारिक रूप से समुद्री नाकाबंदी जैसी स्थिति बना दी। और 3 जनवरी 2026 की बात है, जिसमें अमेरिकी विमानों और हेलीकॉप्टरों ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस, और उसकी उत्तरी वेनेजुएला के कई ठिकानों पर हवाई हमले भी किए थे अमेरिका ने। ठीक है, वेनेजुएला मैंने एक लेक बताई थी आपको, कौन सी लेक है जो ऑयल प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है? मराकाइबो। हाँ, मरीकैबो लेक ऑयल प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी शीलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया था अमेरिका ने। एक सैनिकों ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया था जिसके तहत दोनों को हिरासत में ले लिया था। ठीक है, ये कुछ घटना है, और इन पे कुछ आरोप लगा दिए थे, जैसे कानून प्रवर्तन आधारित अभियान के रूप में निकोलस मादुरो के विरुद्ध अमेरिकी न्यायतंत्र में पहले से चल रहे नए अभियोग हैं, और ये नारकोटिक्स, ये ड्रग्स तस्करी, कई सारे आरोप लगा के उनको अरेस्ट किया। भाई ऐसे तो नहीं उठा करोगे, कुछ ना कुछ तो लगाओगे ही आरोप, तो वही लगा दिए। ठीक है, और यहाँ हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बातें ये है कि वेनेजुएला संचित तेल भंडार में टॉप पर है दुनिया में। ठीक है, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध प्रूव्ड तेल भंडार हैं जो लगभग 303 अरब बैरल के आसपास के आके गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और वेनेजुएला का एक क्षेत्र है, वेनेजुएला का अधिकतर अविकसित तेल ओरिनोको बेल्ट नामक क्षेत्र में स्थित है। अविकसित तेल जो क्षेत्र है, अविकसित तेल मोस्टली यहाँ मिलता है ओरिनोको बेल्ट में। तो ओरिनोको बेल्ट अगर आ जाए तो आप लोग लगा लेना कहाँ पर है ये, वेनेजुएला में है ये। ठीक है, मिनरल से संबंधित क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो ऐसे ही देगा, ओरिनोको बेल्ट का संबंध या किस देश से है, कहाँ पड़ता है ये, किस लिए जाना जाता है, तो ये अविकसित तेल, कच्चे तेल के लिए। नेक्स्ट देखो, भारत बना किम्बरले प्रोसेस का अध्यक्ष। अब ये किम्बरले प्रोसेस क्या है? अब डायमंड माइनिंग के लिए। हाँ, अब ये समझो किम्बरले प्रोसेस यहाँ बताते हैं। देखो, भारत को किम्बरले प्रोसेस का अध्यक्ष बनाया गया, 1 जनवरी 2026 में अध्यक्षता सौंपी गई। हालांकि इससे पूर्व भारत जो है 25 दिसंबर 2025 से उपाध्यक्ष की भूमिका में रहा है,
ये तीसरी बार है जब भारत को किम्बरले प्रोसेस का नेतृत्व मिला है। पहले मिला था 2008 में, फिर मिला था 2019 में, अब 2026 में मिला है। किम्बरले प्रोसेस ये है, संघर्ष प्रभावित हीरे, संघर्ष प्रभावित, सुना लाइन मेरी ये, संघर्ष प्रभावित हीरे जिन्हें ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, ये वे हीरे होते हैं जो उन इलाकों से निकाले जाते हैं जहाँ पर कोई विद्रोह समूह या आतंकवादी संगठन अवैध रूप से खनन कर रहा है। कुछ आतंकवादी संगठन ऐसे होते हैं जो उन्होंने कब्जा कर लिया उन एरियाज़ को, और वहाँ पर ये हीरों का खनन करते हैं, हीरे निकालते हैं। ठीक है, जब हीरो का खनन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब हीरे हीरे निकालेंगे तो उन हीरो को निकाल कर उनको क्या करेंगे, अब पहनेंगे तो नहीं, या कोई क्या लगता है जवाहर जो आभूषण बनवाएंगे, नहीं, वो उन हीरो को बेचेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनको बेचेंगे। ठीक है, अब उनको बेचकर जो उन पे जो कमाई से जो पैसा आएगा, उस पैसे का यूज कहाँ करते हैं, वो फिर आतंकवादी गतिविधियों में करेंगे, लड़ाई झगड़ा या हिंसा फैलाने में करते हैं। ठीक है, तो संघर्ष प्रभावित जो हीरे हैं, संघर्ष प्रभावित हीरे का मतलब समझ गए, संघर्ष प्रभावित हीरे का मतलब यही है, इन्हें ब्लैक डायमंड बोलते हैं, ब्लैक डायमंड्स उन्हीं इलाकों से निकाले जाते हैं जो जहाँ अवैध तरीके से निकाले जाते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर एक संगठन बना है, तो भारत यहाँ पर किम्बरली प्रोसेस का क्या बना है, अध्यक्ष बना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ किम्बरले की खान कहाँ पड़ती है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में। ठीक है, किम्बरले, एक जोहान्सबर्ग है और एक किम्बरले है। तो जोहान्सबर्ग जो है वो किसके लिए जानी जाती है? जोहान्सबर्ग गोल्ड। गोल्ड के लिए, और ये किम्बरले जो है ये जानी जाती है किसके लिए? ये जानी जाती है डायमंड के लिए। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, किम्बरले प्रोसेस का अध्यक्ष बना है भारत। ये प्रतिभागी मिलकर जो है वैश्विक कच्चे हीरों के व्यापार उत्पादन के अधिकांश हिस्से को कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इजराइल द्वारा स्वामीलैंड को मान्यता मिली है। स्वामीलैंड को मान्यता, ये ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखो, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 की ये रिपोर्ट जारी हुई है, और बेलम, बेलम ब्राज़ील, बेलम कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। ठीक है, ये किसी खनिज के लिए भी जाना जाता है, अभी मुझे याद नहीं है। तो बेलम जो है ब्राज़ील में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कोप 30 के दौरान 18 नवंबर 2025 को जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी की गई। तो ये दोनों संगठन हैं जिन्होंने ये मिलकर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट ये जारी की है। कौन सा संस्करण है ये? 21वां संस्करण है। शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है, और हमेशा से रहा है ये, इनके 3 स्थान खाली रहते हैं हमेशा से, 3 स्थान पे कोई भर ही नहीं पा रहा। और चौथे स्थान से शुरुआत होती है इनकी रिपोर्ट में। चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को, 5वें नंबर पे मिला है यूनाइटेड किंगडम को, और 6वें नंबर पे मिला है मोरक्को को। मतलब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कोई देश 3 रैंक में तो है ही नहीं। चौथे नंबर पे डेनमार्क आता है, फिर यूके आता है, फिर मोरक्को आता है। ठीक है, अंतिम देश की बात करें तो सऊदी अरब है, फिर ईरान है। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है ये, सऊदी अरब, ईरान, तो ये अंतिम पे आ रहे। और भारत कहाँ चला गया? हाँ, ये है, भारत को 23वां स्थान मिला है, 23। इससे पहले भारत जो 2025 में 10वें नंबर पे था, भारत यहाँ 23 नंबर पे आ गया। कुल मिलाकर भारत की रैंक खराब और हो गई है, 10 से सीधे 23। और यहाँ देखो, विश्व का सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जक देश कौन सा है? ये तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करने वाला देश चाइना ही है। तो CO2 उत्सर्जक देश चाइना है। सेकंड नंबर पे अमेरिका आ जाता है, 65वें नंबर पे, ये 54वें नंबर पे। इनकी रैंक याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना रखो, कार्बन एमिशन में सबसे नंबर 1 पर चाइना है, सेकंड नंबर पे अमेरिका आता है। ठीक है, और ब्रिक्स देशों की अगर स्थिति की बात करें तो भारत जो है रैंक 23 नंबर पे आता है, भारत 23 नंबर पे।
नेक्स्ट। अब आते हैं भारत पुनः आईएमओ। आईएमओ परिषद में निर्वाचित हुआ है भारत, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है। तो समुद्री सुरक्षा, जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही और जहाज़ों से होने वाले समुद्री वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकने के नियम मानक तय करने वाली संस्था है ये, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है। तो भारत इसमें पुनः परिषद में निर्वाचित हुआ है, याद रखना, भारत दोबारा से शामिल हुआ है। निरंतर भारत आईएमओ में सक्रिय सदस्य रहा है। और यहाँ देखो, इसके बारे में देख लो कि क्या है ये आईएमओ। स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय इसका लंदन यूके में है। कुल सदस्य 176 है, प्लस 3 सहयोगी सदस्य हैं। भारत इसमें शामिल हुआ था 1959 में। 1959 में शामिल हुआ था, सदस्यता वर्ष, ठीक है। अगला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये बहुत ज़्यादा, हालांकि नवंबर की न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को की 11वीं आधिकारिक भाषा किश्वाहिली जो है, ये आधिकारिक भाषा शामिल हुई है 11वीं, मतलब 10 पहले से ही थी, 11वीं शामिल हुई है किश्वाली। और ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में, अब इनकी यूनेस्को की जो बैठकें होती हैं, यूनेस्को की जो कॉन्फ्रेंस होती है, तो समरकंद, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 43वीं बैठक हुई है, जनरल कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें किश्वाली को इन्होंने 11वीं आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी, जो अफ्रीका महाद्वीप की एक ऐसी पहली भाषा है, अफ्रीकी महाद्वीप की पहली भाषा है जिसको शामिल किया गया है। और अफ्रीकी भाषा किश्वाहिली को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक 11वीं भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दे दी है। और ये ऐसा कहाँ पर हुआ है? 43वीं कॉन्फ्रेंस में हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो, इससे पहले जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो 10 थी आधिकारिक भाषाएं, वो ये हैं: अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, इतालवी, पुर्तगाली, रूसी, स्पेनिश, बहासा, इंडोनेशिया। ये याद करने मत लग जाना, ठीक है, ये याद नहीं करना, ये बस ये याद रखो कौन सी शामिल हुई है। अभी किश्वाहिली शामिल हुई है। और यहाँ देखो, हालांकि यूनेस्को की जो कार्यकारी भाषा होती, वर्किंग लैंग्वेज 6 हैं केवल, ऑफिशियल लैंग्वेज तो 11 हो गई, लेकिन वर्किंग लैंग्वेज 6 है। और ये 6 लैंग्वेज कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, ठीक है। तो स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, अंग्रेजी, चाइनीज और ये अरबी, ये भाषाएं हैं, वर्किंग लैंग्वेज है ये, ठीक है। ये बात समझ गए? अगला, ज़्यादा तो नहीं हो गया, बस करें क्या? चलो, तो ये अभी यहीं तक रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे ख़त्म, बस लास्ट ही है, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।